नेक्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो हम ऑलरेडी देख चुके थे इन फेजेस में क्या क्या इवेंट्स चल रहे थे और ये नाम कहाँ से आए। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट फेज में। तो देखो जैसे ही एलएच प्रोड्यूस होता है ये इंक्रीज करता रहता है करता रहता है करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि एस्ट्रोजन बार बार जाके हाइपोथैलेमस को क्या करता रहता है, यार और ज्यादा चाहिए, यार और ज्यादा हार्मोन चाहिए, यार और ज्यादा एलएच सिक्रीट कर। तो हाइपोथैलेमस क्या करता रहता है, एलएच सिक्रीट करता रहता है। तो यहाँ पे एलएच की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लग जाती है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा, ये बार बार जो ट्रिगर हो रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक शो हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे एलएच प्रोड्यूस होते होते अपने एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। उस मैक्सिमम लेवल को हम क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। तो आपने देखा होगा जब आप चार्ट देखते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो पहले आपका एफएसएच बढ़ रहा होता है, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप आता है, उसके बाद आपका एलएच इंक्रीज करने लगता है और धीरे 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 ग्राफिन फॉलिकल के टाइम पे क्या होता है, एलएच मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं एलएच सर्ज। ये एलएच सर्ज करवाता क्या है, अब देखो यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल है इसमें काफी सारे लेयर्स हैं। ये लेयर आपकी ग्रैन्युलोसा लेयर है, ये ब्लू कलर की आपकी थीका लेयर शो कर रही है, एंड दिस इज आपका इनसाइड, दिस इज आपका ओवम और सेकेंडरी ओसाइट। ये आपके कुछ ग्रैन्युलोसा सेल के ही लेयर थी, ग्रैन्युलोसा सेल थे जो आपके क्या कर चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं। नाउ अब क्या होता है, जैसे ही आपका एलएच सर्ज हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल अगर रप्चर कर गया तो यहाँ पर ये फॉलिकल और या फिर ये ओवम जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ, अकेले नहीं आता, कुछ साथियों के साथ क्या हो गया, बाहर आ गया है। अब ये जो साथी थे इसमें कौन कौन था, ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये जो आपको बाहर सेल दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर ऑफ कोरोना रेडिएटा। देखो इतने फॉलिकल्स में फॉलिकल अकेले मैच्योर होके इसने क्या किया है, ओवम को रिलीज किया है। तो काइंड ऑफ एक क्राउन के साथ बाहर आ रहा है, क्राउन, इसलिए क्या है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा ऑब्वियसली। अब ये फॉलिकल आता है, तो अब हम पता है ये फॉलिकल कहाँ रिलीज होता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में रिलीज हो रहा है। तो मैंने इसी को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। बट ओवम रिलीज करने के बाद भी आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ सेल्स अभी भी बचे हुए हैं, है ना। और ये एक्चुअल में रप्चर हुआ क्यों था, रप्चर हुआ था एलएच सर्ज होने की वजह से, मतलब एलएच की कंसंट्रेशन उसके पीक लेवल पे पहुंच गई थी, जितनी मैक्सिमम वो जा सकती थी। अब इस पर्टिकुलर फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। देखो इस फेज में हो क्या रहा है, ऑब्वियसली आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो हमने इसका नाम क्या रखा, ओव्यूलेटरी फेज। बहुत छोटा सा फेज है, आपको बस ये याद रखना है कि ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या है। ओव्यूलेटरी फेज में बेसिकली एलएच जो है वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मैच्योर फॉलिकल था, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, वो रप्चर कर गया और रप्चर करके उसने क्या रिलीज कर दिया है, आपका ओवम रिलीज कर दिया है। तो ये आपका ओव्यूलेटरी फेज था, छोटा सा फेज, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट फेज, जिसका नाम हम उसके इवेंट से देंगे। देखो ये एलएच जो यहाँ पे सिक्रीट होता है ना, इसके दो काम होते हैं। एक तो इसने ओव्यूलेशन करवा दिया, जो इतने टाइम से एक तैयारी चल रही थी वो ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है ये तो अपनी जर्नी में चला गया, ये फेलोपियन ट्यूब में आ गया। बाकी जो अभी ओवरी में बची हुई चीजें हैं, इनको क्या पता है कि अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, तो अभी सेकेंडरी ओसाइट को या ओवम को थोड़े और साथ की जरूरत है, ठीक है। अभी एंडोमेट्रियम उतनी प्रिपेयर नहीं हुई है कि वहां पे इम्प्लांटेशन हो सके। तो एलएच क्या करता है, एलएच इन रिमेन्स को, ये जो आपके रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, जो बचा कुचा है, जो ये सेल्स हैं, इनको इन पे एक्ट करता है। नाउ जैसे ही एलएच एक्ट करता है तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये एनलार्ज करते हैं, दे बिकम लिपिड फिल्ड, फैट फिल्ड एंड येलो कलर सेल्स, और इन सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूटीन सेल्स। बेसिकली एलएच जो था, ये जितना भी यहाँ पे बचा हुआ सामान है, माल है, उसको क्या कर रहा है, ये उसको ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब कॉर्पस लुटियम किससे बना है, कॉर्पस लुटियम बना है आपके ग्रैन्युलोसा सेल और थीका सेल्स जो मॉडिफाई हो जाते हैं, दे बिकम फैट फिल्ड एंड दे अपीयर येलो इन कलर। नाउ कॉर्पस लुटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द फीमेल बॉडी। तो कॉर्पस लुटियम यहाँ पे बन गया है, जिसमें आपके
काफी सारे थीका और ग्रैनुलोसा सेल्स जो मॉडिफाई होके बन चुके हैं, इनको हम ल्यूटीन सेल्स बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस लुटियम इज नोन एज ल्यूटिनाइजेशन। इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो इसने अपना काम कर दिया, इसने क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया आपका कॉर्पस लुटियम में। और ये सेल्स क्योंकि येलो कलर के होते हैं तो इसको हम कॉर्पस लुटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं। और हमने क्या कहा कि कॉर्पस लुटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये कोई हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो ये क्या सिक्रीट करेगा? तो ये सिक्रीट करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ही कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर आपका एस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है। तो सी आप जब चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि जैसे ही कॉर्पस लुटियम फॉर्म होता है उसके बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है और एस्ट्रोजन का भी लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के टाइम पे जब ये रप्चर कर गया था, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के टाइम पे आपको दिखेगा एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप करता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपके जो सेल्स हैं वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल गिरने लगेगा। और एस्ट्रोजन का लेवल गिरने की वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन किसका लेवल बढ़ा रहा था, एलएच का लेवल बढ़ा रहा था। अब एस्ट्रोजन जब खुद गिर रहा है तो वो कैसे दूसरे का लेवल बढ़ा सकता है, तो क्या करता है, एलएच का लेवल भी गिरवा देता है। तो आप देखोगे कि पिट्यूटरी हार्मोन में एलएच भी कम होने लग गया और ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन भी कम होने लगा। लेकिन जैसे ही आपका क्या बना, कॉर्पस लुटियम बना, यहाँ पर आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ने लगेगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये जाता है प्रोजेस्टेरॉन वापस से एंडोमेट्रियम के पास और वो कहता है कि भाई अब तो ओवम भी रिलीज हो चुका है, मतलब अब तो ओवम भी कहाँ पहुंच गया है, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी उसने। कौन सी जर्नी, प्रेगनेंसी की। ठीक है, तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, ऐसा ये लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रोजेस्टेरॉन जा रहा है एंडोमेट्रियम के पास और कहता है देख भाई सिर्फ सेल मल्टीप्लाई करने से तो कुछ नहीं होगा, तो तुझे इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और काम करना, इसको थोड़ा वास्कुलर बना, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर, इसको थोड़ा ग्लैंडुलर बना, सिक्रीशंस बढ़ाया इसकी। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन आके क्या करेगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आएगा और इसको क्या करने लगेगा, इसको ज्यादा ग्लैंडुलर बना देगा। ज्यादा ग्लैंडुलर बनाने से क्या मतलब है, यहाँ की सिक्रीशंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब एंडोमेट्रियम पे और ज्यादा काम चल रहा है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तो अपना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवा ही रहा है, वो तो प्रोलिफरेट कर ही रहा था। ठीक है, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन उसको आकर क्या करेगा, ज्यादा थिक बना देगा, ज्यादा ग्लैंडुलर, ज्यादा वास्कुलर, तो वहाँ पे आपकी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, वहाँ पे आपके ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ देखो, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉर्पस लुटियम के एक्शन चल रहा है, कॉर्पस लुटियम का एक्शन चल रहा है, तो ल्यूटियल एक्टिविटी बढ़ गई है। इस पर्टिकुलर फेज में क्या हो रहा है, आपका ल्यूटियल एक्टिविटी बढ़ गई है। तो हम इस फेज का एक नाम रख देते हैं, क्या, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों, बिकॉज हमने क्या देखा कि यहाँ पे कॉर्पस लुटियम की एक्टिविटी इंक्रीज कर गई है। तो ये नाम हमने किसके कंसर्न से दिया है, हमने ये नाम दिया है आपके ओवरी के इवेंट्स के कंसर्न से। ओवरी में अगर कॉर्पस लुटियम बन गया, इसका मतलब क्या है, आपका ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखें तो आपके प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से आपका यूट्रस में क्या इफेक्ट दिख रहा है, तो आप देख लो कि यूट्रस में क्या है, अब ज्यादा सिक्रीशंस चल रही हैं। पहले वो सिर्फ सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या है, यूट्रस बहुत ज्यादा तैयार, एकदम भयंकर तैयारी में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा सिक्रीशंस चल रहे हैं। तो यूट्रस के कंसर्न से हमने इस फेज का नाम रख दिया सिक्रीटरी फेज। और अगर आप ब्लड देखोगे तो इनिशियली आपका कौन सा राज चल रहा था, आपका एस्ट्रोजन का राज चल रहा था। एस्ट्रोजन की मर्जी, पहले वो कम लेवल पे क्या कर रहा था, नेगेटिव फीडबैक शो कर रहा था, फिर जैसे ही लेवल बढ़ने लगा उसने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक शो किया। ठीक है, तो उसका एक काइंड ऑफ राज चल रहा था। अब किसका राज चलेगा, अब प्रोजेस्टेरॉन का राज चलेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ब्लड में काफी हाई है। तो अगर आप ब्लड हार्मोन लेवल कंसंट्रेशन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि प्रोजेस्टेरॉन का राज चल रहा है, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज है ये।
तो आपने इस फेज को भी 3 नाम दे दिए एज पर द इवेंट्स अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट क्या होता है यहाँ पर देखो, अब ये सारे इवेंट्स तो चल ही रहे हैं, प्रेगनेंसी की तैयारी तो चल ही रही है, बट जैसे ही ओवम आता है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो ओवम तो मोटाइल होता नहीं है, तो ओवम जाके फैलोपियन ट्यूब में बैठ के वेट कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, एकदम मतलब इंतजार की इंतहा ही खत्म हो जाती है इसकी। 24 घंटे ही बेचारा वेट करता है, और अगर कोई स्पर्म आके कांटेक्ट नहीं करेगा तो अब ये मायूस हो जाता है और इतना साइलेंटली यहाँ पे क्या करेगा, डीजनरेट कर जाएगा कि किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ओवम इज वायबल ओनली फॉर 24 आवर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम 24 घंटे तक तो रहता है, बट उसके बाद वो डीजनरेट कर जाता है। ये डीजनरेट कर गया और साइलेंटली मरा, किसी को बताया किसने? तो अभी कॉर्पस लुटियम को पता नहीं चला। कॉर्पस लुटियम क्या सोच रहे हैं, हाँ ओवम अब तक तो शायद फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, अब तक तो शायद वो अपनी जर्नी पे चला गया होगा, ऐसा होगा कॉर्पस लुटियम सोच रहा है। तो कॉर्पस लुटियम अपना काम करने में लगा रहता है। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है, वो यूट्रस पे जाके एक्ट कर रहे हैं। एकदम भयंकर तैयारी किसकी चल रही थी? प्रेगनेंसी होने की। ठीक है, बट ओवम तो पहले ही इतना दम तोड़ चुका है। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है, ये अपना एक्शन दिखाता है, बट इसकी एक लाइफ होती है अराउंड 10 to 12 डेज। तो कॉर्पस लुटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब वो हमेशा वहां नहीं रहने वाला है। तो लगभग 10 से 12 दिन तक क्या होता है, कॉर्पस लुटियम काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन जाके आपके यूट्रस पे एक्ट कर रहा है, ये सारा काम एकदम चल रहा था अपने एकदम भयंकर तरीके से। लेकिन जब कॉर्पस लुटियम को 10 से 12 दिन बाद क्या होता है कि यूट्रस से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, और आएगा भी कैसे, ओवम बेचारा तो पहले ही मर चुका है। तो यूट्रस से ओवम से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो वो क्या सोचता है कि यार अब बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है, मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और अभी तक कोई सिग्नल नहीं भेजा गया। तो देखो होता है ऐसा कि आप किसी जगह पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका, या आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं आ रहा है उसका, तो आप भी क्या सोचते हो कि बेकार है, इसके लिए काम करना बेकार है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, आपका कॉर्पस लुटियम काम कर रहा था, लेकिन जब उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब उसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये क्या करता है, ये बेचारा भी धीरे धीरे उदास होना स्टार्ट कर देता है, और अब ये चुपचाप जाके क्या करेगा, डीजनरेट कर जाएगा। और ये डीजनरेटेड कॉर्पस लुटियम इज कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो आप ग्राफ में देखोगे कि जब आपका कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टाइम पे आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करने लगता है, नीचे गिरने लगता है। और आपको पता है कि यही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस कर रहा था, ये प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल था इस यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे रखने के लिए, वहाँ पे बेसिकली उसको बनाए रखने के लिए। लेकिन अब जब कॉर्पस लुटियम ने ही हार मान ली, तो अब क्या आपको दिख रहा है कोई प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स है? नहीं। ठीक है, तो कोई प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स नहीं है, तो क्या इस यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, जिसको हमने इतने दिनों से कंटिन्यूअसली तैयार कर रहे थे, क्या वो अब रहेगी? तो बिना ये थी ही क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आ रहा था, इसको मेंटेन कर ही कौन रहा था? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आ रहा था। अब बेचारा प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जैसे ही लेवल ड्रॉप करने लगता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे आता है, तो अल्टीमेटली क्या होते हैं, आपके जो यहाँ पे जितने भी सेल्स बने थे, जो वास्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी हो गई। प्रोजेस्टेरॉन गया, प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, तो अगर ये गया तो अब ये लेयर यहाँ नहीं रह सकती, तो इसके सेल्स धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लगेंगे, एंड दीज डीजनरेटेड सेल्स अलॉन्ग विद द ब्लड कम्स आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो कॉर्पस एल्बिकन्स बना, तो इसका मतलब क्या है, नो प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, और नो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे अब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो गया, बिकॉज उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन गया। ठीक है, एंड इट विल लीड टू ब्लीडिंग, योर नेक्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इसके जस्ट बाद अब क्या रहता है कि 3 to 4 डेज ब्लीडिंग हो रही है। क्यों? बिकॉज ये जो एंडोमेट्रियम इतनी तैयार की थी, अब देखिए यार इतनी तैयारी की थी, एंडोमेट्रियम को फॉलिकुलर फेज से तैयार किया जा रहा था, जब से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, इतने टाइम
टाइम से अगर कोई किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो चीज़ जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा है वो हुई ही नहीं, तो नाउ यूट्रस इज जस्ट लाइक क्राइंग, बट यहाँ पे ये खून के आंसू हो रहा है। तो यहाँ पे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी थी अब वो क्या करेगी, उसका ब्रेक डाउन हो गया है एंड ऑल द सेल्स अलोंग विद द ब्लड कम्स आउट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, अब एक चीज आपको समझो, ये जो आपका थर्ड फेज था जिसको हमने तीनों नाम दिए थे इसके इवेंट्स के अकॉर्डिंग, ये जो आपका थर्ड फेज था ये फेज आपका होता है 14 डेज का, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड है क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो होती है उसकी लाइफ जो है वो फिक्स्ड है। तो अगर आपको किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ये नहीं कहा, मतलब किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये पता लगाना है कि उसका ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर उसने कहा कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है तो आप सिंपली उसमें से ये थर्ड फेज हटा दो क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन होगा। तो आप 30 - 14 मतलब उसका ओव्यूलेशन 16th डे हो रहा है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितना ब्लड जो है लॉस्ट होता है, तो ड्यूरिंग दिस around 30 to 50 ml blood is lost as a menstrual flow. ठीक है, so these are all events of menstrual cycle. Initially there is a follicular phase, you can see this phase is the longest phase. अब यहाँ पे देखो जब आपकी menstrual cycle start होती है ना, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मतलब जैसे ये एंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है तो उसी टाइम पे आपका फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिस टाइम पे आपको मेंस्ट्रुअल फेज, जिस टाइम पे आपका मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है उस टाइम पे आपकी ओवरी में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया होता है। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है इसमें आपका मेंस्ट्रुअल फेज भी आता है और आपका प्रोलिफरेटिव फेज भी आता है, इसीलिए फॉलिकुलर फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, इस पर्टिकुलर फेज में आपकी मेंस्ट्रुएशन भी हो रही है, मतलब ब्लीडिंग भी चल रही है और साथ साथ जैसे वो ब्लीडिंग खत्म होती है एफएसएच की एक्शन की वजह से क्या होता है, जब एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली वहाँ पे आपकी यूट्रस की लेयर फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर ब्लीडिंग कुछ दिनों बाद फिर से यूट्रस क्या है, प्रिपेयर करने लग जाएगी, क्योंकि ठीक है नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, बट हार थोड़ी मानेंगे, तो हर महीने क्या होता है, यही सेम इवेंट क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप कि अब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे।